नमस्कार विद्यार्थियों। कृदंत प्रकरण भाग 8 में हम क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग बहुतायत किया जाता है और यह प्रत्यय वाक्य में भी प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें ये कर्ता के विशेषण भी बनते हैं और साथ ही में क्रिया की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, हम इसे समझते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में लिखा गया है, लटः क्षत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे च। क्षत्रिय प्रत्यय और शानिच प्रत्यय का सूत्र एक साथ देखने को मिलता है। हम इस आज के वीडियो में सिर्फ क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। सूत्र समझिए। लटः यानी लट लकार के स्थान पर क्षत्रिय और शानच प्रत्यय होते हैं। कब होते हैं? कि जब वह अप्रथमांत अधिकरण में हो। अप्रथमांत का मतलब प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त द्वितीया से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक के पद हो यदि कहीं पर भी, और वहाँ पर आपको लट का अधिकरण मिल रहा हो, तो उसी के समान लट के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं या आदेश हो जाते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार पहली शर्त तो ये है कि प्रथमा विभक्ति का पद नहीं होना चाहिए। यद्यपि इस बात का हम आगे जाके खंडन करेंगे, पर इस सूत्र को समझ लेते हैं। और द्वितीय विभक्ति के जितने भी पद हैं उसमें यदि कहीं पर भी लट लकार को आपका प्रयोग करना है तो लट लकार के स्थान पर आप इन प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने तौ प्रत्यय तौतु प्रत्यय के बारे में समझा था कि वे दोनों प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमको लंग लकार का प्रयोग करना था, उसके स्थान पर हम त अथवा तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि त प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयोग किया गया था, किंतु तवतु प्रत्यय उसका प्रयोग कर्तृवाच्य में किया गया था। तो जैसे वह चला गया तो सह अगच्छत, ऐसा प्रयोग करने के स्थान पर सह गतवान का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही ये क्षत्रिय और शानच प्रत्यय के साथ भी है कि जहाँ कहीं पर भी आपको लट लकार का प्रयोग करना है, उसके स्थान पर आप क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई अथवा लिखता हुआ, लिखती हुई, हुई हुई का जो अर्थ होता है, उस अर्थों को प्रकट करने के लिए संस्कृत से हिंदी से जब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो वर्तमान कालिक कृदंत क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों को क्रिया से लगाया जाता है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ, एक बार इस सूत्र को हम संधि विच्छेद करके भी देख लेते हैं। क्षत्रिय शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, तो लट लकार लट के स्थान पर, क्षत्रिय शान चौ औ के स्थान पर आव आदेश, अयादि संधि एचो अयवायावः, तो एच प्रत्यय के स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आव आदेश होते हैं। तो औ के स्थान पर आव आदेश हुआ है। यहाँ पे क्षत्रिय और शानच दो प्रत्यय हैं तो द्विवचन में प्रयोग किया जाएगा। तो शान चौ, फिर औ के स्थान पर आव हुआ है इसलिए यहाँ पर आव लिखा गया है। तो जब औ बन जाएगा तो अ निकल जाएगा इसमें से, तो बनेगा प्रथमा समानाधिकरणे। यहाँ अप्रथमा समानाधिकरणे, इस तो समान अधिकरण होने पर प्रथमांत को छोड़ करके लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच प्रत्यय आदेश किए जाते हैं। अब उदाहरण देखिए। पचंतम चैत्रम पश्य, पकाते हुए चैत्र को देखो। तो यहाँ पर चैत्र जो द्वितीयांत पद है उसी का विशेषण यहाँ पर पचंतम द्वितीयांत का प्रयोग किया गया है। इस उदाहरण से यह भी दृष्टिगोचर होता है कि यह विशेषण भी बनते हैं कर्ता के। इसके हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग आगे देखेंगे। अभी इन दोनों प्रत्ययों की जो संज्ञा होती है वो तौ सत, तौ यानी वे दोनों
कौन दोनों? क्षत्रि शानचौ। क्षत्रि और शानच प्रत्यय जो हैं उनकी सत संज्ञा होती है। जैसे त और तौतु प्रत्यय की हमने निष्ठा संज्ञा पढ़ी थी, समाप्ति भूतकालिक अर्थ को बताने वाली, वैसे ही सत का अर्थ होता है वर्तमान अथवा विद्यमान। तो इनकी वर्तमान या विद्यमान संज्ञा होती है, दोनों ही प्रत्ययों की। क्षत्रि प्रत्यय परस्मई पदी धातुओं से होते हैं, आत्मनेपदी धातुओं से नहीं होते हैं। क्षत्रि प्रत्यय में अतशेष रहता है। ऋकार की इत संज्ञा हो जाएगी क्षत्रि में से, किससे होगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेश की अवस्था में अंतिम अच की यानी स्वर की इत संज्ञा हो जावे तो त्रि में से ऋकार की इत संज्ञा हो जाएगी। शकार की इत संज्ञा लशक्व तद्धिते सूत्र से हो जाती है, यानी लकार शकार की इत संज्ञा अतद्धित प्रत्यय होने पर हो जाए तो शकार की इत संज्ञा भी हो गई। तो शेष क्या बचा? अतशेष बचा। क्षत्रि प्रत्यांत शब्द कर्ता के विशेषण भी होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण समझिए इनके आप। कदापि नरः खादन न पठेत। तो यहाँ पर कभी भी नर यानी मनुष्य, खादन यानी खाता हुआ, कभी भी नहीं पढ़े। तो खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, चलता हुआ, इस प्रकार के अर्थों में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सह हसन अवदत, वह हंसता हुआ बोला। रुदंती बाला प्राह, रोती हुई बालिका बोली। अब देखिए दूसरे और तीसरे उदाहरण में आप देखिए, यानी दूसरे इसमें और तीसरे इस उदाहरण में क्या? सह हसन अवदत, वह हंसता हुआ बोला। यहाँ पर तो हंसता हुआ, हंसती हुई, हुई हुई के अर्थ में प्रयोग किया गया है। और जो दूसरा वाक्य है रुदंती बाला प्राह, तो बाला कैसी है? स्त्रीलिंग में है। प्रथमा विभक्ति क्या है? एक वचन है। और उसी के अनुसार इसका विशेषण बना रुद शब्द में क्षत्रि प्रत्यय से स्त्रीलिंग की विवक्षा में रुदंती शब्द बना, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का। तो यह तो विशेषण अर्थ में प्रयोग किया गया है और ये करता हुआ करती हुई के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ऊपर जो हमने सूत्र पढ़ा था लिटः प्रथम क्षत्रि शानचौ प्रथमा असमानाधिकरणे, उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर ये जो रुदंती बाला प्राह है वही बता रहा है। हालांकि उसमें प्रथमा विभक्ति का निषेध किया गया है, पर इसका हम निराकरण अभी आगे जाके करेंगे। तो उसके अनुसार तो यहाँ पर क्या, ये प्रथमा क्षत्रि और शानच प्रत्यय का प्रयोग लट लकार के स्थान पर हुआ है। और यहाँ पर हसन अवदत, ये जो है करता हुआ, करती हुई, हंसता हुआ, हंसती हुई, इन अर्थों में प्रयोग किया गया। तो दो प्रकार के अर्थों में इसका प्रयोग किया हुआ, मतलब करता हुआ, करती हुई अर्थ तो रहेगा ही इसका सदा, लेकिन ऐसा करते हुए कभी कभी ये कर्ता के विशेषण भी बन जाएंगे। जलम पीवन न हसन हसेत, जल पीते हुए नहीं हंसना चाहिए। विलपंतीम सीताम दृष्ट्वा लक्ष्मणः विषण्णः संजातः। विलपंतीम, रोती हुई, सीताम, सीता को, जैसी सीता द्वितीय विभक्ति एक वचन में है वैसा ही विलपंतीम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। तो यहाँ पर भी कर्ता सीता का यह विशेषण बन रहा है। दृष्ट्वा, देख करके, लक्ष्मणः, लक्ष्मण, विषण्णः, दुखी, संजातः हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा करता हुआ, करती हुई के अर्थ में तो इनका प्रयोग होता ही है, इसके साथ में ये कर्ता के विशेषण भी बनते हैं। और जिस विभक्ति में, जिस वचन में कर्ता होता है, उसी विभक्ति और उसी वचन में विशेषण भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि इनके भी रूप चलते हैं। जो क्षत्रि प्रत्यांत शब्द हैं इनके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं। अब देखिए हम जो इतनी देर से बात कर रहे थे उसके बारे में समझ लेते हैं कि ये वहाँ प्रथमा समानाधिकरण कहा है कि जब तक अप्रथमांत शब्द होगा तो ही क्षत्रि शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, जबकि अभी अभी हमने रुदंती बाला में प्रथमा विभक्ति के पद में भी इसका प्रयोग किया है। तो इस यहाँ ये कहते हैं लट इत्यानुवर्तमाने पुनर्लंग ग्रहणात् प्रथमा समानाधिकरणे अपि क्वचित, यानी लट का यहाँ पर पुनः ग्रहण किया गया है। लटा क्षत्रि शानचौ प्रथमा समानाधिकरणे, यह जो सूत्र है इस सूत्र में लट का प्रयोग किया गया है, जबकि तौ सत से
यहाँ संज्ञा करने के बाद वर्तमान संज्ञा तो उसकी पूर्व में हो ही रही थी, फिर पुनः लट का ग्रहण क्यों किया गया यहाँ पर? तो ये कह रहे हैं कि लट की अनुवृत्ति लाने पर भी लट की अनुवृत्ति आने पर भी, लट इत्य अनुवर्तमाने, लट की अनुवृत्ति आने पर भी पुनः फिर से लट ग्रहणात्, लट का ग्रहण करने से प्रथमा समानाधिकरणे अपि, यानी प्रथमा विभक्ति यानी प्रथमांत पद के साथ भी समानाधिकरण होने पर भी लट के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पर देखिए पुनर्लंग ग्रहणात् या लड़ ग्रहणात् जो लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होए, क्योंकि ये लंग लकार को नहीं कह रहा है, ये लट को ही कह रहा है, क्योंकि पीछे ग्रहणात् में तृतीया पद है, वर्ग का तीसरा वर्ण है ग्रह शब्द, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी ट के स्थान पर तृतीय वर्ण ही आदेश होकर लंग हो गया है। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जष्टव संधि होती है तो प्रथम के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर उसी के हिसाब से तृतीय वर्ण आदेश हुआ है। यह लंग लकार नहीं है, लट ही लिखा हुआ है। मैं इस वर्ण की बात कर रही थी। तो लट का यहाँ पर सूत्र में प्रयोग किया गया है, उसके कारण ही जबकि उस सूत्र में पहले से ही लट लकार की अनुवृत्ति आ रही थी, तो लट लकार का पुनः से सूत्र में ग्रहण करने का तात्पर्य यही है कि वह प्रथमांत पद का जो निषेध कर रहे थे वहाँ पे अब प्रथमांत पद के साथ भी समानाधिकरण होने पर लट के स्थान पर क्षत्रिय हो जाता है। जैसा कि हमने अभी पूर्व उदाहरण में पढ़ा था, रुदंती बाला प्रा, तो रुदंती रोती हुई बाला यह प्रथम विभक्ति का पद है, यहाँ पर भी लट के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। एक सूत्र और पढ़ते हैं अब इसका, ये इम्पॉर्टेंट सूत्र है, विदेहे शतुर्वसु। इसमें मैं रेफ लगाना भूल गई हूँ, व के ऊपर रेफ आएगा, विदेहे शतुर्वसु, यानी विद धातु होती है जानने अर्थ में, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विद सत्तायाम, तीन प्रकार की विद धातु होती हैं। यहाँ पर विद ज्ञाने धातु है, ये तीनों धातु ही वेद शब्द के अर्थ में प्रयोग की जाती है, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विद सत्तायाम। यहाँ पर विद ज्ञाने धातु की बात की जा रही है कि जब विद ज्ञाने धातु हो, उससे अगर हमको क्षत्रिय प्रत्यय लगाना हो तो विदेहे, विद धातु के स्थान पर शतु क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं तो वस उसको आदेश हो जाता है। यानी विद के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, क्षत्रिय प्रत्यय को क्या आदेश हो जाएगा, विद धातु के साथ में वसु आदेश हो जाएगा। तो देखिए उसी अर्थ में विकल्प से वसु आदेश हो जाता है, ये आदेश विकल्प से होता है। विद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया तो एक शब्द तो बना विदत, जिसके रूप कैसे चलेंगे, विदन, विदंतौ, विदंतः, इसका कुछ विद्वान निषेध भी करते हैं। और जो दूसरा शब्द बनेगा इससे विकल्प से, यानी क्षत्रिय प्रत्यय के स्थान पर जो वसु आदेश होगा, तो विद और क्षत्रिय के स्थान पर आदेश हुआ वसु, शब्द बन गया विद्वस, जिसके पुल्लिंग में शब्द विद्वान और स्त्रीलिंग में वसोह संप्रसारण सूत्र से संप्रसारण संज्ञा होकर विदुषी रूप बनेगा, यानी इस सकार के स्थान पर शकार आदेश हो जाता है, तो और व के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। संप्रसारण मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब इक जो यण जो संधि होती है उसमें इक के स्थान पर यण आदेश होता है, और जब उल्टा किया जाता है यण के स्थान पर इक आदेश, उसको संप्रसारण बोलते हैं। तो संप्रसारण में जो वसु शब्द है ये है, इस वसु शब्द के व के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, उ, तो शब्द बन जाएगा विदु। और सकार है तो उसके स्थान पर आदेश प्रत्ययों से प्रत्यय के सकार को शत्व होकर यानी मूर्धन्य शकार बन जाता है, तो शब्द बन जाएगा विदुषी। स्त्रीलिंग की विवक्षा में गी प्रत्यय करेंगे और शब्द बनेगा विदुषी। तो विद और वसु से विद्वत शब्द बना, जिसके रूप चलेंगे विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, और स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा विदुषी। तो इस प्रकार से विदे शतुर्वसु ये इम्पॉर्टेंट है, इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका रूप थोड़ा सा अलग चलता है। पूछा जाता है परीक्षाओं में विद से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर क्या बनेगा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आप विद्वान लिखिए, अगर ऑप्शन में विद्वान लिखा हुआ है तो, कहीं पर विदन लिखा हुआ होता है उसे भी ठीक माना जाता है, क्योंकि यह वैकल्पिक है, वैकल्पिक है, दो शब्द रूप बनते हैं इससे, लेकिन जो प्रचलन में है सबसे ज़्यादा वो क्या है, विद्वान है। तो विद्वत शब्द इसका मूल है जो नपुंसक लिंग में बनेगा,
विद्वान पुल्लिंग में बनेगा और स्त्रीलिंग में विदुषी बनेगा। धातु आप ध्यान रखिएगा, विद धातु क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि के स्थान पर क्या आदेश हुआ है? वसु आदेश हुआ है, विदेश शतुर वसु। चलिए अब इसका हम वो देख लेते हैं कि कौन सी जो धातु हैं उनसे किस प्रकार के रूप बनते हैं। इस बार मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप भी साथ साथ लिखे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्त्रीलिंग है वहाँ पर इसमें दिक्कत आती है। यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो यह है कि यहाँ स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग आएगा और नपुंसकलिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग आएगा। ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं सारे, और ये सारे शब्द नपुंसकलिंग के हैं। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो घ्रा धातु घ्राण अर्थ में, सूंघने अर्थ में, पुल्लिंग में रूप बनेगा। यहाँ मैंने फिर गलती कर दी है, ये सारे रूप ही गड़बड़ हो गए, लिखने में मुझसे गलती हो गई है। वो ऐसा है कि ये बनेगा नपुंसकलिंग का रूप, ये बनेगा पुल्लिंग का रूप, और ये बनेंगे सारे स्त्रीलिंग के रूप। मैं बोलती हूँ, आप मेरे बोले ध्यान दीजिएगा। घ्रा धातु से नपुंसकलिंग में बनेगा जिघ्रत, स्त्रीलिंग में बनेगा जिघ्रंती, और नपुंसकलिंग में बनेगा जिघ्रन। देखिए त जिसके अंत में आएंगे वो सारे रूप होंगे नपुंसकलिंग के, और न जिसके अंत में आएगा वे सारे रूप होंगे पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग में ध्यान देने की बात यह है कि दीर्घ ईकार तो आएगी ही आएगी, लेकिन किसी किसी शब्द में तो नकार का आगमन होगा, यानी नुम का आगम होगा, और किसी किसी शब्द में नुम का आगम नहीं होगा। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, जो मेरे से गलती हो गई है यहाँ पर लिखने में। चल धातु से चलत नपुंसकलिंग, चलन पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में चलंती शब्द बनेगा। अब कंफ्यूजन यहाँ पर यह होता है कि कई बार हम चलती शब्द भी बना देते हैं दीर्घ इकार के साथ में, तो हमको लगता है कि वह भी रूप क्षत्रिय प्रत्यान सही होगा, जबकि रूप चलंती ही बनेगा। दृश धातु को पश्य आदेश होकर पश्यत नपुंसकलिंग में, पश्यन पुल्लिंग में, और पश्यंती स्त्रीलिंग में बनेगा। नृत्य धातु से नृत्यत नपुंसकलिंग में, नृत्यन पुल्लिंग में, और नृत्यंती स्त्रीलिंग में। पा धातु को पिब आदेश होएगा, शब्द बनेगा पिबत नपुंसकलिंग में, पिबन स्त्रीलिंग में, और पिबंती नपुंसकलिंग में। पूज धातु से पूजयत नपुंसकलिंग में, पूजयन पुल्लिंग में, और पूजयंती स्त्रीलिंग में। पृच्छ धातु से पृच्छत, रेफ का ध्यान रखिएगा, यहाँ रिकार, यहाँ पर रेफ है और यहाँ पर रिकार आएगा। पृच्छत नपुंसकलिंग में, पृच्छन पुल्लिंग में, और पृच्छति और पृच्छन्ति दो रूप बनेंगे स्त्रीलिंग के अंदर। रच धातु इम्पॉर्टेंट धातु है, रचयत नपुंसकलिंग, रचयन पुल्लिंग, और रचयंती स्त्रीलिंग में, यानी रचना करती हुई। लिख धातु लिखत नपुंसकलिंग में, लिखन पुल्लिंग में, लिखती और लिखंती दोनों स्त्रीलिंग में। स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है, शब्द बनेगा तिष्ठत नपुंसकलिंग में, तिष्ठन शब्द पुल्लिंग में, और तिष्ठन्ति शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में। और धातुएं देखिए, यहाँ एकदम ठीक हो गया है सब कुछ। भू धातु से भवत शब्द नपुंसकलिंग में, भवन पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा भवंती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भवंती शब्द, बहुत परीक्षाओं में इससे रूप पूछे जाते हैं। इवन कंपटीशन एग्ज़ाम में इनके जो सातों धातुओं में रूप, सातों विभक्तियों में जो रूप चलते हैं उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इसका सप्तमी में रूप बनता है भवती। रूप कैसा बनता है? भवती। मैं यहीं लिख देती हूँ, भवती रूप बनता है। किसका रूप बनता है भवती? इस स्त्रीलिंग का रूप बनता है सप्तमी, ये जो भवंती शब्द है, इस भवंती शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है भवती। भवती, ये जो भवती है ये बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है
जैसा कि हम भवती भवता भवन्ति लिखते हैं। इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी रूप भवती बनता है और नहीं, इसका संबोधन एक वचन में रूप भवती बनता है। और ये यहाँ जो भवन शब्द है इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है भवान। भवान भवन्तौ भवन्तः, इसका भी सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा? भवती। इसका संबोधन एक वचन में, इसका सप्तमी एक वचन में। और भू धातु के लट लकार का प्रथमा विभक्ति प्रथमा पुरुष का एक वचन का रूप भी बनता है भवती। तीनों ही रूप एक जैसे लिखे जाते हैं पर अर्थ तीनों का अलग अलग होता है। जब भवन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा भवती, उसका अर्थ होता है आप में, क्योंकि भवान शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आप। भवंती शब्द का संबोधन का एक वचन जो भवती होता है उसका अर्थ होता है हे आप, यानी कोई भी स्त्रीलिंग। जैसे कि हमने बहुत एक प्रसिद्ध वाक्य सुना हुआ है, भवती भिक्षाम देहि, हे आप मुझे भिक्षा दीजिए। ये जो भवती संबोधन है ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो इसका अर्थ होता है आप। और भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का जो भवती होता है उसका अर्थ आप जानते ही हो, यानी होता है। भवती का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों भवती लिखे एक तरह से जाते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है श्रु धातु से शृण्वत, नपुंसक लिंग में, शृण्वन शब्द पुल्लिंग में और शृण्वती शब्द स्त्रीलिंग में। चिंतयत, चिंतयन, चिंतयंती। अस धातु होने अर्थ में, सत का मतलब होना, सन का मतलब भी होना और सती का मतलब भी होना, और क्रमशः यह नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्द बनेंगे। अब यहाँ पर संति नहीं बनेगा, यहाँ पे नकार नुम का आगम नहीं होगा। इश धातु इच्छा करने अर्थ में, इच्छत नपुंसक लिंग में, इच्छन पुल्लिंग में और इच्छति और इच्छन्ति ये दोनों स्त्रीलिंग में। कथ धातु से कथयत नपुंसक लिंग में, कथयन पुल्लिंग में और कथयंती स्त्रीलिंग में। कूच धातु से कूजत, कूजन और कूजंती। क्रुद्ध धातु से क्रुध्यत, क्रुध्यन पुल्लिंग में और क्रुध्यंती स्त्रीलिंग में। गेय धातु से गायत नपुंसक लिंग में, गायन पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में गायन्ति। तो इस प्रकार से ये क्षत्रिय प्रत्ययान्त शब्द थे, इनका प्रयोग करने का आप अभ्यास कीजिएगा। और धातुओं के साथ में किस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द बनते हैं, इनका भी पुनः पुनः अभ्यास कीजिएगा, तभी ये आपके शुद्ध रूप में याद हो पाएंगे। आज के वीडियो में क्षत्रिय प्रत्ययान्त में इतना ही। अगले वीडियो में हम शांति के साथ में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।